कंटिन्यूटी इक्वेशन या सातत्य समीकरण। जब कोई इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड स्ट्रीमलाइन फ्लो करता है, मान लिया हमने एक पाइप ली, इस पाइप के अंदर जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है वो स्ट्रीम्ड लाइन फ्लो है। उसका स्ट्रीम्ड लाइन फ्लो की डेफिनेशन हम पहले पढ़ चुके हैं। धारा रेखीय प्रवाह अर्थात जो हर पार्टिकल है वो अपने आगे वाले पार्टिकल के पाथ और वेलोसिटी को फॉलो करता है। तो जितना पानी पर सेकंड एंटर करेगा उतना ही पानी पर सेकंड इससे बाहर निकलना चाहिए। यानी dm/dt का मान कांस्टेंट होना चाहिए, क्योंकि अगर एंटर करने वाला वाटर सपोज करो पर सेकंड ज़्यादा है और बाहर निकलने वाला फ्लूइड कम है, तो उस केस के अंदर वाटर जो है वो इस ट्यूब के अंदर इकट्ठा हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि स्ट्रीमलाइन फ्लो है। और अगर कम वाटर एंटर करे और ज़्यादा पानी बाहर निकले, इसका मतलब इसमें से पानी कम हो रहा है लगातार पाइप में से, वो भी पॉसिबल नहीं है। तो इस कंडीशंस को फॉलो करते हुए dm/dt का मान क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। dm/dt इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब मास की वैल्यू, dm की वैल्यू पर सेकंड मास कितना चेंज होता है? सपोज इसके अंदर जो लिक्विड रखा हुआ है उसका डेंसिटी रो के बराबर है। ये वाला जो सेक्शन है इसका एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया मान लिया इसका a1 है, और यहाँ पर जो वाटर फ्लो कर रहा है उसकी वेलोसिटी v1 है। ये इन हो गया, और ये आउट जहाँ से पानी बाहर निकल रहा है वहाँ का क्रॉस सेक्शनल एरिया a2 के बराबर है, और वहाँ पे वाटर की वेलोसिटी v2 के बराबर है। तो dm/dt का मान किसके बराबर हो जाएगा? रो a डेल्टा l, ये तो हो गया dm का मान, बटा में डेल्टा t या dt। अब रो a एज इट इज़ रह जाएगा, और डेल्टा l/डेल्टा t का मान किसके बराबर होगा? इसको वेलोसिटी के बराबर लिख सकते हैं, v के बराबर। तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए? कांस्टेंट के बराबर होनी चाहिए। तो अगर जो वाटर इसमें से एंटर कर रहा है वही वाटर इसमें से बाहर निकल रहा है, तो रो का मान दोनों केसेस में सेम होगा, अर्थात रो 1 a1 v1 इज इक्वल टू रो 2 a2 और v2। अगर रो 1 की वैल्यू रो 2 के बराबर है और इसको रो के बराबर मान लें, अर्थात जितना जो वाटर इसके अंदर एंटर कर रहा है वही वाटर इसमें से बाहर निकल रहा है, तो रो का मान बराबर होगा रो 1 का मान रो 2 के बराबर। तो इक्वेशन क्या बनेगी? a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2। इस समीकरण को बोलते हैं सातत्य समीकरण या कंटिन्यूटी इक्वेशन, या a v इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब इस समीकरण की क्या इंपॉर्टेंस है? जब हम गार्डनिंग करते हैं, पानी देते हैं पौधों को, तो उसमें पाइप का मुंह अगर आगे से हम छोटा कर लें गार्डनिंग करते वक्त, तो पानी तेज़ी से बाहर निकलता है। क्यों बाहर निकलता है? क्योंकि हम उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होता है वो कम कर देते हैं। क्रॉस सेक्शनल एरिया कम कर देंगे, a का मान कम कर देंगे, तो v का मान क्या हो जाएगा? वेलोसिटी का मान बढ़ जाएगा। तो वेलोसिटी का मान क्या हो जाता है? वाटर की इंक्रीज़ हो जाता है। इसी तरह से वाटर पानी को रोकने के लिए बड़े बड़े डैम्स बनाए जाते हैं, और डैम्स के अंदर डैम्स जो पानी बाहर निकलता है वहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होता है। क्रॉस सेक्शनल एरिया डैम के बाद जब जहाँ डैम बने होते हैं वहाँ पे बहुत बड़े एरिया के अंदर पानी को स्टोर किया जाता है। यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ जाता है। क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ने से जो वाटर की वेलोसिटी है वो लगभग कम हो जाती है और शून्य के बराबर हो जाती है। इसी तरह से हमारी पूरी बॉडी के अंदर जो ब्लड का फ्लो होता है, जो हार्ट के पास जितनी भी वेन्स और आर्टरीज़ होती हैं उनका साइज़, आर्टरीज़ का साइज़ बहुत बड़ा होता है, और इस बड़े साइज़ के अंदर जहाँ से
फिर वो छोटी आर्टरीज़ के अंदर, वेंस के अंदर ब्लड जो होता है फ्लो करता है। यहाँ पे बड़ी आर्टरीज़ में क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा है तो वेलोसिटी का मान कम होता है, लेकिन जैसे जैसे वो छोटी आर्टरीज़ में मूव करता है वहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया का मान तो कम हो जाता है और वेलोसिटी का मान बढ़ जाता है, जिससे ब्लड जो होता है हमारी पूरी बॉडी के अंदर फ्लो करता है। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन या सातत्य समीकरण क्या कहती है? सातत्य समीकरण ये कहती है कि अगर कोई लिक्विड या फ्लूइड का स्ट्रीम्ड लाइन फ्लो हो रहा है और जो फ्लूइड है वो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है, तो उस केस के अंदर सातत्य समीकरण या कंटिन्यूटी इक्वेशन का पालन होता है। कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होती है? A1V1 इज इक्वल टू A2V2। अगर लिक्विड की फ्लो होने वाले लिक्विड का जो डेंसिटी है वो हर जगह सेम है तो A1V1 का मान A2V2 के बराबर होगा। A यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया है और V जो है वो लिक्विड की वेलोसिटी है। तो क्योंकि जितना लिक्विड एंटर करेगा उतना ही लिक्विड यहाँ से बाहर निकलना चाहिए, तो dm/dt पर सेकेंड मास की वैल्यू जो होगी वो कांस्टेंट के बराबर होगी। और हमें पता है मास किसके बराबर होता है? रो इंटू वी के बराबर होता है। तो रो इंटू वी किसके बराबर होगा? क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू डेल्टा एल लेंथ के बराबर होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा रो ए वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी रो 1 A1 V1 इज इक्वल टू रो 2 A2 V2। अगर वाटर की डेंसिटी या फ्लूइड लिक्विड की डेंसिटी सेम है तो रो 1 रो 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो इक्वेशन आएगी A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 या AV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अर्थात जब किसी पाइप में से कोई लिक्विड फ्लो करता है, फ्लूइड फ्लो करता है, तो उसके लिए इस इक्वेशन की पालना होती है। जैसे पेड़ पौधों में हम पानी दें, गार्डनिंग करें, आगे से हम पाइप का मुंह छोटा कर लेते हैं। जैसे ही पाइप का मुंह छोटा करते हैं वहाँ से लिक्विड तेज़ी से बाहर निकलता है, यानी लिक्विड की वेलोसिटी जो होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है। उसका क्या कारण है? जैसे ही उस पाइप को हम आगे से छोटा करते हैं उस जगह पे क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो जाता है, और कंटिन्यूटी इक्वेशन से क्रॉस सेक्शनल एरिया का मान कम होगा तो वेलोसिटी का मान बढ़ेगा। इसी तरह से डैम्स के अंदर जब वाटर को स्टोर करना होता है तो क्रॉस सेक्शनल एरिया को हम बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, बहुत बड़े एरिया के अंदर वाटर को स्टोर किया जाता है। जब बहुत बड़ा एरिया कर देंगे तो वहाँ पे वेलोसिटी का मान क्या हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा, जिससे वो पानी को आसानी से स्टोर किया जा सकता है। इसी तरह से जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं उसके अंदर ब्लड फ्लो को भी कंट्रोल करने के लिए हम कंटिन्यूटी इक्वेशन की ही पालना होती है। जो हार्ट के पास आर्टरीज और वेन्स होती हैं उनका साइज़ बड़ा होता है, और जैसे जैसे पूरी बॉडी के अंदर इनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है छोटी आर्टरीज और सब आर्टरीज़ के अंदर, वहाँ पे इनका वेसल्स का साइज़ छोटा होता रहता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया छोटा होता है, वहाँ पे वेलोसिटी का मान बढ़ जाता है, जिससे पता लगता है कि ब्लड जो है आसानी से पूरे बॉडी के अंदर फ्लो हो सके।